मुझे लगता है ये छोटी सी वीडियो देख लेने के बाद प्लेटो के लाइफ और कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट किसी को भी और नहीं रह जाएगा, क्योंकि यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पॉल साइंस के बिगिनर्स हो चाहे एडवांस स्टूडेंट्स हो, फिर नॉन पॉल साइंस बैकग्राउंड के भी कोई हो, तो इजी लैंग्वेज में और क्विक तरीके से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पॉलिटिकल साइंस के सब तक पहुंचा सकूं। प्लेटो एक ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और उन्हें एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट या एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसफी के कैटेगरी में डाला जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर्स क्या है और कौन कौन से हैं, ऊपर आई बटन पे दिए हुए वीडियो को चेक कर सकते हो, जो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो वाज बोर्न इन दिस स्मॉल सिटी स्टेट ऑफ एंशिएंट ग्रीस कॉल्ड एथेंस। आगे आके और बात करेंगे एथेंस के बारे में। उनके बर्थ ईयर के रिगार्डिंग थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बहुत पुराने फिलोसोफर है, बिफोर कॉमन एरा के फिलोसोफर है, तो एग्जैक्टली बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड तो होते नहीं थे। तो रफली हम कहते हैं कि वो 428 या फिर 27 बीसी में शायद पैदा हुए थे एथेंस में। और उनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है A.N. व्हाइटहेड नाम के फिलोसोफर ने दिया था। उनका कहना है कि द सेफेस्ट जनरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूरोपियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इज दैट इट कंसिस्ट्स अ सीरीज ऑफ फुटनोट्स टू प्लेटो। अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस टाइप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो इस तरह के कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। इसका यही कॉन्टेक्स्ट है, इसका यही तात्पर्य है कि जो भी कुछ प्लेटो ने कंट्रीब्यूट किया है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए, वो एक मैसिव और मेजर कंट्रीब्यूशन है। बाकी बाद में आने वाले थिंकर्स ने आइदर उनको क्रिटिसाइज किया है या फिर उन्हीं के पॉइंट्स को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और इंप्रूव किया है, ये A.N. व्हाइटहेड का कहना है। अगर लाइफ स्केच को प्लेटो का देखें, मैंने ऑलरेडी बताया 428-27 बीसी के आसपास वो पैदा हुए थे एथेंस में। जब पैदा हुए थे उनको एरिस्टोक्लेस नाम दिया गया था। प्लेटो उनका निकनेम था। ये निकनेम उनके कोच या उनके फिजिकल ट्रेनर ने उन्हें दिया था। क्यों? क्योंकि प्लेटो जो है एक ग्रीक वर्ड प्लेटिस से डिराइव होता है और प्लेटिस का मतलब है ब्रॉड। तो हम कह सकते हैं कि शायद प्लेटो वाज अ वेल बिल्ड पर्सन विद ब्रॉड शोल्डर्स में भी, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक फिलोसोफर होने के साथ साथ ही वाज ए जिम्नास्ट, ही वाज आल्सो ए पर्सन विद गुड फिजिकल पर्सनालिटी। डेथ के रिगार्डिंग भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं, बट हम कहते हैं कि 348-47 बीसी के आसपास उनका डेथ हुआ था। He was from a rich influential family, अच्छे घर से बिलोंग करते थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ एथेंस से बिलोंग करते थे उस वक्त, और वो स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के, सुकरात जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में। सोक्रेटिस के वो एक स्टूडेंट थे और आगे सोक्रेटिस के आइडियाज को बढ़ा के ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। एंशिएंट ग्रीस के अंदर सोक्रेटिस के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, उस बर्ताव का प्लेटो के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और प्लेटो की पूरी थियराइजिंग जो है उसी इवेंट के राउंड रिवॉल्व करता हुआ हमें देखने को मिलता है। आगे चल के हम देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो एक और दिग्गज फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, वो प्लेटो के स्टूडेंट बनते हैं। प्लेटो एथेंस के अंदर अपना एक स्कूल शुरू करते हैं एकेडमी नाम से, जो कि इंस्पायर्ड था लोकल हीरो एकाडेमस के नाम से। और आने वाले वक्त में एरिस्टोटल के साथ साथ और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे थिंकर्स इस प्लेटो के एकेडमी में अपनी पढ़ाई करते हैं। He was also influenced by the mathematician Pythagoras, और उनकी थिंकिंग में, उनके थॉट प्रोसेस में हमें ये सारे इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलता है। एकेडमी जो था वो आज के दिन पे भी एक मॉडल फॉर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की तरह से हम देखते हैं। अगर प्लेटो के टाइम्स के बारे में बात करें तो एथेंस जहां वो पैदा हुए थे, एथेंस वाज ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहां डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी था। हर सिटीजन अपना वॉइस रखता था, हर सिटीजन अपना ओपिनियन रखता था और हर सिटीजन पार्टिसिपेट करता था इन डिसीजन मेकिंग। एक छोटा सा सिटी स्टेट था। आज के डेट के नेशन स्टेट्स या कंट्रीज के साथ हम इनको बिल्कुल भी नहीं रिलेट कर सकते हैं। दोज वर वेरी स्मॉल सिटी स्टेट्स, नगर या शहर टाइप के थे वो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारी जो जगह थी, एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, ये सब जो है जियोग्राफिकल फीचर्स से सेपरेटेड थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहाड़ों से घिरा हुआ था, नदियों से घिरा हुआ था, जिसके चलते वो एक होमोजेनस पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाते थे। कैसे? क्योंकि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड वाज वेरी लेस, वेरी लिमिटेड, जिसके चलते वो एक होमोजेनस नेचर ऑफ पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते थे। बहुत स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन होते थे, 100-150 से 200 लोगों के बीच तक। अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग बेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होना चाहिए उसकी भी परिभाषा दी है, बट उस पर हम इस वक्त नहीं जाएंगे। हम रफली यही मान के चलते हैं कि जहां प्लेटो पैदा हुए थे एथेंस, वो एक छोटा सा सिटी स्टेट था, कम पॉपुलेशन था, ज्योग्राफिकल फीचर्स से सेपरेटेड था और भी दूसरे सिटी स्टेट से, जिसके चलते वहां एक होमोजेनस काइंड ऑफ पॉपुलेशन था और सारे ही लोग पार्टिसिपेट करते थे डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वहां एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम चल रहा था। एवरीवन हैड हिज व्यू पॉइंट, हर कोई अपना व्यू पॉइंट रखता था, जिसके चलते वहां एक ओपन सोसाइटी थी। पर कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि शायद कैओस और कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशंस भी क्रिएट होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, हमारे ही आसपास अगर हम देखें, हमारी फैमिली में ही अगर हम देखें, 5 लोगों की अगर फैमिली है, किसी को गोभी के पराठे पसंद है, किसी को घिये की सब्जी पसंद है, तो किसी को भिंडी की सब्जी पसंद है, तो उसी में एक एग्रीमेंट पे आ पाना बहुत मुश्किल होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक बड़ी कम्युनिटी होगी जिसपे 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे, जहां हर कोई अपने व्यूज रखने की कोशिश कर रहा होगा, अपने ओपिनियंस रखने की कोशिश कर रहा होगा, तो किस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ओवर द टाइम शायद क्रिएट हो सकती है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्लेटो जो थे और उनके जो टीचर सोक्रेटिस थे, ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सिस्टम को, और उसके कई सारे प्रॉब्लम्स वो दिखाना चाहते थे लोगों को। वही काम सोक्रेटिस भी कर रहे थे।
उनके जो टीचर सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस वाज आल्सो ए थिंकर, ही वाज आल्सो ए टीचर, ही वाज आल्सो ए फिलोसोफर। वो भी घूमते रहते थे सारे ही एथेंस के अंदर, घूम घूम के बच्चों को सिखाते थे। यूथ या यंग जो सिटीजन्स थे उनको वो गाइड करते थे, उनको वो ट्रेन करते थे, उनको वो बताते थे समाज के रियलिटीज के बारे में, जो चीज एथेंस के रूलिंग क्लास या एथेंस के गवर्नमेंट को नहीं पसंद था, जिसके चलते सोक्रेटिस को पनिश किया जाता है और सोक्रेटिस को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। इस पर्टिकुलर इवेंट का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट प्लेटो पे पड़ता है। प्लेटो ये मान लेते हैं, प्लेटो को ये रियलाइज होता है कि मेरे टीचर, मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की मौत हुई है तो सिर्फ और सिर्फ इस डेमोक्रेसी या इस डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम की वजह से हुई है, जहां मेरिट की कोई इज्जत नहीं है, जहां वर्च्यू की कोई इज्जत नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स फिर वो डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर धीरे धीरे प्लेटो देखने लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है उसी वक्त, जो है द पेलोपोनेशियन वार। पेलोपोनेशियन नाम का एक वार चल रहा होता है उस वक्त एथेंस और एथेंस के ही पड़ोसी स्पार्टा के साथ। स्पार्टा जो था एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट था, बट एथेंस हम ऑलरेडी जानते हैं एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। और इस बैटल के बाद देखा जाता है कि एथेंस को एक बहुत बुरी तरह से डिफीट किया जाता है। ये जो स्पार्टा होते हैं एथेंस को बहुत बुरी तरह से डिफीट कर देते हैं। इस बात पे भी प्लेटो को लगता है कि क्योंकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, क्योंकि यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड गाइडेंस और प्लानिंग नहीं था, कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं था, इसी वजह से शायद एथेंस को इस तरह की हार का सामना करना पड़ा। तो इन सारी चीजों को मिला के प्लेटो एक क्रिटिसिज्म क्रिएट करते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन एथेंस के बारे में। उनका कहना था कि डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से मोबोक्रेसी शुरू हो सकती है। कॉमन जनता अगर हर कोई बोलने लगेगा तो कभी भी उचित और सही डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। उनका कहना था, उनका मानना था कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है एक एडवांस लेवल ऑफ काम है, जिसके लिए आपको स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये पहला रीजन था। दूसरा इनका ये मानना था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर टैलेंट, स्किल्स और नॉलेज की कोई कदर नहीं है। हमेशा इनसिग्निफिकेंट, अनएजुकेटेड और लेस वर्चुअस लोग यहाँ रूल करेंगे और उनकी ही आइडियाज ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होंगे। और एग्जाम्पल की तरह वो देखते हैं कि सोक्रेटिस की मौत। सोक्रेटिस जो एक वेल एजुकेटेड वर्चुअस इंसान थे, जो लोगों को जगाना चाह रहे थे, लोगों को ज्ञान देना चाह रहे थे, वैसे इंसान की मौत हुई है और इस मौत को भी वो एसोसिएट करता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ। और थर्ड पॉइंट जो था उसमें उन्होंने देखा कि एथेंस की जो डिफीट हुई है स्पार्टा के हाथों, वो भी प्लेटो एसोसिएट करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की लिमिटेशंस के साथ। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्लेटो जो है एक क्रिटिसिज्म क्रिएट करते हैं, क्रिटिसिज्म तैयार करते हैं अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और एज ए वे आउट वो सोचते हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक नए सिस्टम को बनाने की आवश्यकता है, और वहीं से ही प्लेटो की फिलोसॉफी, प्लेटो की थिंकिंग शुरू होती है। वो चाहते हैं कि एक आइडियल स्टेट बनाया जाए। प्लेटो का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट, जो धीरे धीरे आने वाले वक्त में, आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे। वो सोचते हैं कि इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये जो एक करप्ट सिस्टम है, इसे हटा के मुझे एक आइडियल स्टेट की परिकल्पना करनी है। जिस दिन एक आइडियल स्टेट बन जाएगा उस दिन एथेंस की सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि एक वर्चुअस क्लास को डेवलप करना पड़ेगा इस आइडियल स्टेट को चलाने के लिए। किसी को भी आप छोड़ दोगे, XYZ ABC, अगर हर किसी को डिसीजन लेने दोगे, हर किसी को अगर स्टेट के पॉलिटिक्स के बारे में डिसाइड करने दोगे, तो ये एक केओस की तरफ आगे बढ़ेगा। और इसीलिए एक वर्चुअस कम्युनिटी, एक वर्चुअस ग्रुप, एक वर्चुअस क्लास को डेवलप करने की आवश्यकता है, जिसे प्लेटो गार्जियन क्लास कहते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और वो कहते हैं कि ये गार्जियन क्लास जो है, इस गार्जियन क्लास के लिए एक रिगरस सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें जहां जहां नेसेसरी हो वहां सेंसरशिप भी हम लगाएं, कि सारी तरह की चीजें इन्हें ना सिखाया जाए, इन्हें सिर्फ वर्चुअस और अच्छी चीजें जो है वो सिखाया जाए, जिसके थ्रू इस रिगरस ट्रेनिंग के बाद एक फिलोसोफर रूलर निकल कर आए और ये फिलोसोफर रूलर जो है इस आइडियल स्टेट को चलाए, ताकि सारे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के उस वक्त एथेंस में प्रॉब्लम्स चल रहे थे उन्हें एलिमिनेट किया जा सके। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइम्स एंड लाइफ ऑफ प्लेटो। आने वाले टाइम में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। आइडियल स्टेट, गार्जियन क्लास, फिलोसोफर रूलर, एजुकेशन सिस्टम, सेंसरशिप, वर्च्यू, जस्टिस, सारी चीजों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे।